हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब वेक्टर का ये तीसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग वेक्टर में बेसिकली समेशन देख रहे थे, वेक्टर एडिशन, है ना, और ट्रायंगल लॉ का चर्चा भी उस दिन कर दिए थे। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लॉ में जो हमने देखा था, सबसे पहले तुम्हारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में कितने वेक्टर्स को जोड़े थे? इसमें हम लोग कितने वेक्टर्स को जोड़े थे? दो वेक्टर्स को। ठीक है, सो इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड C वेक्टर विच इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ओके, ये हम लोग देखे थे। इसी से आता है हमारे पास पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, वो भी देख लीजिए। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये क्या है भाई साहब? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, व्हेन more than two vectors are added then it forms a polygon। ठीक है, अब मोर देन टू वेक्टर, कितना ही वेक्टर, 2 3 4 5 6 जितना भी लेना ले लो। Suppose for an example, and it can be represented like this. Suppose, 1 minute, if this is A vector, B vector, C vector, ठीक है, और ले लो। Suppose it is D vector, then this is what? Summation. So suppose if this is E vector, then I'll prove it that E vector is A plus B plus C plus D, यानी कि ये जो है वो रिजल्टेंट है इन चारों का। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, अगर देखा जाए A वेक्टर और प्लस B वेक्टर, तो ये है समेशन इसका, एंड दिस इज व्हाट? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम इसको और इसको सम करें तो इट विल गिव यू दिस वन, दिस इज A प्लस B प्लस C। Okay, if I sum this and this, it would be E vector, and that is what? A vector plus B vector plus C vector plus D vector. Okay, so we can say that E vector is the resultant of A, B, C and D। इज दिस ओके? इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। हमेशा वेक्टर्स को दो दो करके ही जोड़ते हैं, ठीक है ना, आप दो दो करके जोड़िए, ठीक है ना। आप दो को जोड़ना जानते हैं तो आप तीसरे को भी जोड़ उसको, फिर उसके जोड़ को तीसरे में जोड़ लीजिए, फिर उसके जोड़ को चौथे में जोड़ लीजिए, और पांचवा भी होता तो भी वैसा ही होता। ठीक है, ये तो इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इसको जोड़ना है इसमें, इसको जोड़ना है फिर इसमें, फिर इसको जोड़ना है इसमें, ठीक है, और फिर दिस वन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल वेक्टर्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा ये क्या है, इसका लेंथ क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसका लेंथ क्या है? लेंथ है, अगर लेंथ ऑफ ई वेक्टर देखा जाए तो व्हाट इज लेंथ ऑफ ई वेक्टर? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकालिए, तो आपको क्या करना है? रिजल्टेंट वेक्टर के लेंथ निकाल लेना है। दैट विल गिव यू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इज दिस ओके? चलिए, इसी में एक और आता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्लोज्ड पॉलीगॉन वेक्टर। ठीक है, सो क्लोज पॉलीगॉन क्या बोलता है? इफ वेक्टर्स फॉर्म्स
a closed polygon, then its resultant is 0. कैसे देखिए, सपोज 3 वेक्टर को ऐड करते हैं. सपोज इट इज ए वेक्टर, इट इज बी वेक्टर एंड इट इज सी वेक्टर. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड पॉलीगॉन वेक्टर. ठीक है, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा. आप इसको मिलाइए यहाँ पे, ये तो इसी से मिला हुआ है ना, क्लोज्ड है ये, तो यहाँ से मिलाने के लिए कोई लेंथ है ही नहीं. मतलब क्या है ये 0. 0 कौन सा वेक्टर बना, क्योंकि वेक्टर जोड़ के वेक्टर ही मिलने वाला है. यहाँ 0 स्केलर बना नहीं होगा. ठीक है ना, ये देखिए आप क्लोज कर दिया ना आपने. अब यहाँ से कहाँ लाइन खींचे, तो लाइन का कोई लेंथ है ही नहीं, तो यानी कि 0 है. इज दिस ओके? सो दिस इज कॉल्ड 0 वेक्टर. तो कोई भी ले लीजिए, ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर. लो अगेन इट इज व्हाट, इसका रिजल्टेंट क्या है 0 वेक्टर. ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको. आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसको. ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग इसी वेक्टर एडिशन में. एक और टर्म है, एक और लॉ है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है जो आपको पूरे हर जगह पे ज़्यादातर यूज इसी का आएगा. ठीक है, सो नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या है ये. तो ये बेसिकली क्या है, इसमें है विद द यूज ऑफ दिस लॉ we can add two vectors with having their magnitude and angle between them. ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर है जिसको जोड़ना है, उसका मैग्नीट्यूड और उसके बीच का अगर एंगल दिया हुआ है, तो हम इसको यूज करके बना सकते हैं. ठीक है, चलिए उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें कि आमने सामने के साइड बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं. ठीक है, चलिए हम कोई दो वेक्टर को ऐड करते हैं. मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए दिस इज ए वेक्टर. ठीक है, अगर हमको इसका इक्वल वेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. इक्वल वेक्टर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसके पैरेलल में कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर लीजिए. सपोज दिस वन, ये दोनों पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है. तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि किसी भी इक्वल वेक्टर को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप उसके पैरेलली में और उसके इक्वल लेंथ का वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए. इसका मतलब वो उसका इक्वल वेक्टर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं. ठीक है, हम चाहे तो यहां भी कर सकते थे. ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों इक्वल वेक्टर है. ठीक है, पैरेलल होता है तो उसके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, मतलब डायरेक्शन सेम होता है, और लेंथ बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है, मतलब वेक्टर बराबर है. ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे अपना काम करेंगे. मान लीजिए दो वेक्टर को ऐड करना है. सपोज दिस इज द वेक्टर, सपोज दिस इज ए वेक्टर. ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं. ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. इन दोनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है. पहली बात मेरे ध्यान से सुने, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है
और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको इसका इक्वल वेक्टर अगर हमको बनाना है तो क्या हम यहाँ बना सकते हैं इसके पैरेलल? किलो लगभग लोग बराबर ही है, मतलब बराबर होगा ही बराबर। ठीक है, दिस इज बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा b, क्योंकि लेंथ बराबर होगा। हमको बनाना है पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसको मिला दीजिए। ठीक है, क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया? आंसर है बिल्कुल बन गया। और ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। दो ही वेक्टर, एक ये और एक ये। इसको और इसको, यानी कि इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहां रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स थीटा होगा। ऑफ कोर्स थीटा होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम लो है ना, ये लाइन पैरेलल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, चलिए, तो वेक्टर कौन कौन है? ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। वेक्टर कौन है? ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। एक चीज और जरा देखिए ध्यान से, अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, अगर हम आपको ए और बी के बीच का एंगल बोले तो वो कौन सा एंगल होगा? वो एंगल ये वाला होगा। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको कैसे समझेंगे। जब भी एंगल लेना होता है ना, तो दोनों वेक्टर ऐसे होने चाहिए आउटवर्ड, तभी इन दोनों के बीच का एंगल हम लेंगे। अब बोले तो सर ये तो पीछे है। पीछे कुछ नहीं, वेक्टर को स्लाइड किया जा सकता है। वेक्टर को आप यहाँ रिप्रेजेंट करके यहाँ भी उसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, एक इधर है और ये ए वेक्टर इधर है, तो दोनों एरो आउटवर्ड है, तब उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, बाकी कोई भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं होगा। ये बात आप याद रखें। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? p। ठीक है, दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है आपको। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। सपोज दिस इज n। ठीक है, हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ चुके हैं और रिजोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इस वेक्टर को अगर हम इधर अगर हम डालें तो वो कितना होगा? दैट इज b cos थीटा। और अगर इसकी बात करें तो ये कितना होगा? दिस इज b sin थीटा। इज दिस ओके? और हम जानते हैं कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, दिस इज द सम। ये क्या है? समेशन ऑफ दिस वेक्टर। ये क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। और सपोज करिए कि c वेक्टर है जो है a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज c का मैग्नीट्यूड। इसका लेंथ निकालना है हमको। ठीक है, अब लेंथ कैसे निकलता है? तो विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बात को, सपोज इफ इट इज o इन ट्रायंगल o सपोज दिस इज m, दिस इज c। ठीक है, इन ट्रायंगल OCN, ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ON² प्लस CN² इज इक्वल टू OC²। ऑफ कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो ON कितना है? अगर ON की बात करें, ON कितना है? OM प्लस MN, OM प्लस MN दैट इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा। ठीक, अच्छा। नाउ अगर देखा जाए तो CN कितना है? तो CN है आपका कुछ नहीं, B sin थीटा। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेशन भी डालना है, इसको और इसको इसमें डालना है। ठीक है, तो विल हैव OC² इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस OC² इज हाउ मच? A² प्लस B² cos² थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B² sin² थीटा।
इन दोनों को देखिए, अगर हम देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एंड प्लस 2ab cos थीटा. This value is 1. So you will get OC square is equal to A square plus B square और plus 2AB cos theta. ठीक है, इसको लिख लीजिए, वो बहुत काम का चीज है, उसको लिख लीजिए. लिख लीजिए. आप पॉज करके लिख लीजिए इसको. सो विल हैव, अगर देखा जाए तो ओसी का वैल्यू कितना आ गया, ओसी का वैल्यू आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. अच्छा, ओसी क्या है, रिजल्टेंट है. ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, ओसी, दिस वन, इसका लेंथ. तो रिजल्टेंट है, इसको कई बार हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. तो इसी को हम आर से डिनोट कर देते हैं और इसके वेक्टर को सपोज अगर इसको हमको आर से डिनोट करना होता, आर क्या होता, रिजल्टेंट, इसलिए हम आर से डिनोट करें और बाकी कोई खास बात नहीं है. ठीक है, चलिए ये कर लीजिए. ठीक है, और ये, हाँ ये तो ओसी ही रहता और ये हो जाता आर का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर. तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, लिख लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कभी भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है ना, रात में 2 बजे भी आपसे कोई पूछे तो आपको ये याद होना चाहिए. ओके, चलिए कुछ बातें इस पे कर लेते हैं. फॉर्मूला तो आ गया, अब कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा. पहले बात ये देखिए, तो अगर हम अब देखा जाए तो आर इज इक्वल टू दिस वन, अगर देखा जाए तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, चलिए अब मेरे काम का चीज बस वही है. अब ये सब काम का नहीं है, ये सब कहाँ से है, अब मुझे कोई काम का नहीं है. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए. अब यहां पे जो आर का मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली ए और बी तो कांस्टेंट होता है, थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, उन दोनों के बीच में थीटा होगा तो कैसे डिपेंड करेगा. तो ध्यान से देखिए हम जो लिख रहे हैं, अगर देखा जाए तो आर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है. आर का मिनिमम वैल्यू occurs when cos थीटा इज मिनिमम. ये तभी मिनिमम होगा जब cos थीटा मिनिमम होगा, है ना. तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0. क्या होता है, 0. क्या होता है, 0. तो cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू ये है 0, तो थीटा कितना होता है, ठीक तो है, हाँ ठीक है. तो आर का जो मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब कॉस, जैसे कॉस थीटा का साइन या कॉस का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है. एक मिनट पहले बताइए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है. साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है -1 से +1 तक चलता है. कॉस थीटा या साइन थीटा कुछ भी आपको पता है ना, साइन 180 इज इक्वल टू -1, साइन 0 इज 1, तो -1 से 1 तक चलता है. इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1. तो यहां पे हमको क्या करना होगा, -1. और थीटा कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, पाई.
थीटा क्या होता है? पाई। ठीक है, तो ये होता है उस वेक्टर का मिनिमम वैल्यू। तो कितना हो जाएगा वो मिनिमम वैल्यू? सो आर मिनिमम इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और ये क्या है? ये क्या है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई साहब आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई? a माइनस बी। ठीक है, ये कंडीशन। अब मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ए। अब जैसे अगर देखा जाए तो प्लस माइनस, यहां से अगर निकलेगा तो प्लस माइनस ये होना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा लेना है? जो प्लस में है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी मैक्सिमम की बात करें कि आर मैक्सिमम अकर्स when r maximum occurs when cos theta is maximum। देख सकते हैं ना, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये पूरा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये कब होता है? जब थीटा इज 0। तो इसको करके देख लीजिए, आर मैक्स कितना होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें भी वही प्लस वाला, इसमें तो प्लस वाला ही आता है, तो ये प्लस वाला। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट? आर मैक्स। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सर इससे क्या आप ये कहना चाहते हैं क्या कि आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो मतलब देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से छोटा या बराबर होगा, और बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। यस, एक बार तो सीधा सवाल इस पर पूछा गया था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो एक ऑप्शन उसमें ये था जो करेक्ट था, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आर का मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी है, और का माइनस वैल्यू मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी है। सो ध्यान रखें इस बात को। चलिए, अच्छा, खैर इसको हम समझाते भी है, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, choose the correct option in which vector summation is possible। समेशन इज पॉसिबल। सो अब इसको आंसर में से देखना है। 1 ये, इसमें से बताइए कौन सा वेक्टर सम रिप्रेजेंट कर सकता है। आप बिल्कुल भी घबराएं ना, बिल्कुल वहां पे देखें आप, ठीक है। ये सब मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये उसका समेशन, ठीक है ना। अब इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर है और तीसरा उसका जोड़ है, तो पॉसिबल है कि नहीं है, हमको ये देखना है।
तो पहला बात ये है कि आर वेक्टर का जो मिनिमम होगा वो a माइनस बी होगा और आर का मैक्सिमम a प्लस बी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखा जाए तो मान लीजिए कि बड़ा वाले को सम ले लीजिए, होना ही है। तो मैं जैसे 1 और 1 ये दो वेक्टर है तो इसका समेशन कितना होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 1 + 1 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 + 1 2, यहाँ कितना है 3, यानी कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा 2 और 2 4 और यहाँ 8 है, ये तो पॉसिबल हो सकता है नहीं। ठीक है, तीसरा 3 और 3 3 3 6, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 6 है। ठीक है, 7 4 7 4 11 7 4 11 और यहाँ 13 है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ये चेक करने के लिए पूछा जा सकता है, तो हमको वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, और क्वेश्चंस करते हैं। ये सब आर्ग्यूमेंट टाइप सवाल है जिसको हम लोग आंसर से ही देखते हैं। चलिए एग्जांपल, मान लीजिए आपका दिया हुआ वेक्टर 10 5 और 37। अब इसका समेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समेशन। दिखा दीजिए, यही ना होगा समेशन होगा। सो दिस इज आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √10² प्लस 5² प्लस 2 × 5 × 10 × cos 37। ठीक है, cos 37 पता है आपको, 3 4 5, उससे आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया 100 प्लस 25 प्लस 5 × 10 10 100 और cos 37 कितना होता है 4/5, देख लीजिएगा, और ये 20, तो ये कितना हो गया 125 और प्लस 20 का 80। तो ये हो गया कितना, आई थिंक 205। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये और इसी तरीके से, अच्छा इसमें क्या निकल गया आपका मैग्नीट्यूड, क्या निकल गया मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकला है मैग्नीट्यूड। लेकिन ये दो वेक्टर को जोड़ के आपको क्या आना चाहिए, आना तो वेक्टर ही चाहिए ना, आना क्या चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड तो आ गया, क्या डायरेक्शन का भी आवश्यकता है। देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक पोलर फॉर्म भी है जो हम आपको बताए थे कि अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल विद एक्स एक्सिस, याद होगा हम करवाए थे। तो यहां तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, एंगल अगर एंगल निकाल ले तो क्या उसका वेक्टर आ जाएगा, आंसर है हाँ आ तो जाएगा। तो पहले वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको भी निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ से ही। देखिए मैं दिखाता हूं, मान लीजिए कि वही पिछला वाला, ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों बीच में एंगल थीटा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए मैं बताता हूं। ये रिजल्टेंट है ना, मुझे ये चाहिए। अगर हम इसकी बात कर ले तो भी मेरा वेक्टर आ जाएगा। एक मैग्नीट्यूड का निकालना तो फॉर्मूला हम सीख गए हैं, अगर ये फाई आ जाए तो भी वो मेरा वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, ये हो गया आपका बी साइन थीटा, ये हो गया आपका बी कॉस थीटा, ये था आपका n, आप देख लीजिए उसमें सब कुछ है। दिस इज m। ठीक है, अगर हम इस फाई की बात करें तो इन ट्रायंगल OCN अगर देखा जाए तो tan फाई क्या है, tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो इससे ये आ जाएगा तो फाई आराम से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कर लीजिए।
लिख लीजिए, यहाँ से हमको एंगल भी आ जाएगा। तो हो गया, वेक्टर को जोड़ के वेक्टर चाहिए था, हम लोग निकाल लिए। अब आने वाले समय में किसी भी दो वेक्टर को जोड़ना है मैग्नीट्यूड से और एंगल से, तो आप यही यूज़ करके निकालोगे, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये r है, अगर ये r वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। और एंगल यहाँ से निकाल लेंगे फाई। अच्छा, ये एंगल कहाँ से, ए से है कि बी से है, मैं आपको समझाता हूँ। ए से है कि बी से है, ये एंगल जो है फाई ए से है या बी से है, ए से है। ये कैसे पकड़ेंगे, ये कैसे पकड़ेंगे, तो पकड़ना ऐसे है, मैं बताता हूँ। यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा किसके साथ है, बी के साथ है। ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा किसके साथ है, बी के साथ है। अगर बी के साथ होगा तो एंगल ए के साथ बनाएगा, बस इतना याद रखें। यहाँ पे हम a साइन थीटा प्लस b प्लस a कॉस थीटा भी कर सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, उस समय एंगल बनता b से, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ये जुगाड़ है समझने के लिए, वरना बाद में आगे जाके आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। देख लीजिए इसको, चलिए हम लोग कुछ कुछ करते हैं अब इसमें, एग्जाम्पल्स करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल ऐड करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। 5, 10, 60 डिग्री जोड़ना है इसको, तो ये इसका रिजल्टेंट है आर वेक्टर। मुझे ये भी चाहिए 5 और इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, दैट इज 5² + 10² + 2 × 5 × 10 × cos 60। cos 60 1/2 होता है, तो इससे ये चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया 125 और ये 10, यानी कि 135। आप देख लीजिए करके, आप 1 मिनट, 125 और ये 50 है, 175 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर एंगल निकालने के लिए कहा गया तो कैसे निकालेंगे, tan phi = अच्छा, एंगल किसके साथ है, 5 के साथ है। सोचिए एंगल किसके साथ निकाला है मैंने, 5 के साथ, तो हमको साइन कॉस किसके साथ लेना चाहिए, 10 के साथ में। सीधी बात, 10 × sin 60 / 5 + 10 cos 60, बस निकाल दीजिए 10। अब ये निकाल लीजिए आप, tan phi सॉल्व करना है आपको, 10 × √3/2 / 5 + 10 × 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 5 बार में निकल गया और ये 2 से 5 बार में, ठीक है। तो tan phi क्या हो गया, tan phi हो गया 5√3 / 10, 5√3 / 5 + 5 10, 5 × 10, तो tan phi = √3/2। अब रिप्रेजेंट करना है 5, तो 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3/2। ये लिखने का तरीका है एंगल को, सिंपल। आप वीडियो पॉज करिए, आराम से लिखिए, और करते हैं एक आध सवाल। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए अगर हम ऐसा करें, ये 5, ठीक है, और ऐसा करें, ये 10 जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों में एंगल कितना है, सबसे पहले हमको ये बताइए। अगर एंगल देखा जाए तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री, पहली बात तो ये है। अच्छा, अगर हमको ये निकालना है आर, तो आर कितना है, अच्छा ये आर मिनिमम का केस है, सॉरी मैक्सिमम का केस है, थीटा 0 है, देख लीजिए। तो ये जो होगा कितना होगा, 10 और 5 15। देखिए वेक्टर अगर एक ही लाइन में होता है तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, मतलब 10 न्यूटन से धक्का इधर दिए और 10 न्यूटन से और इधर ही दिए तो 20 न्यूटन हो गया। लेकिन 10 न्यूटन इधर दिए और 10 न्यूटन इधर दिए तो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, तो वेक्टर से जुड़ेगा, वैसे जुड़ेगा। देखिए 5 और 10 ये दोनों अलग अलग एंगल पे है, तो ये होगा रिजल्टेंट। लेकिन अगर 5 और 10 एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये दोनों वेक्टर को जोड़ के जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो 15 ही आ सकता है, 15 से ज़्यादा नहीं आ सकता। पहली बात तो ये।
अच्छा, और थीटा कितना हो गया, सॉरी फाई, तो फाई भी तो 0 ही है ना। आप करके देख लीजिए ना, अगर फाई अगर देखना है तो 5 के साथ अगर एंगल निकालना है तो tan फाई कर लीजिए। किसके साथ लेंगे, 10 के साथ, 10 sin 0 अपॉन 5 प्लस cos 0। ये तो ऊपर वाला 0 ही है, तो 0 ही हो जाएगा और 5 हो जाएगा 0। ये तो होने ही वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जोड़ते इसको बढ़ा के 60 कर दिए, ठीक है, और बढ़ा के अब एकदम पीछे चले जाएंगे। दिस विल बी व्हाट, ये क्या है, ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इसी को हम 5 और 10 को यहाँ पे 0 पे किए तो मैक्सिमम आया, ऐसे किए तो कम आएगा। अब देख लीजिए √175 ये कम आएगा। ये जैसे 15 आया है ना, ये 15 आया है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है, √225। 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √225 होता है ना। अगर देखा जाए तो r बार कितना है, ये है √225। आप देख लीजिए करके ना, यहाँ कितना है √175। तो इससे ये छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है, और होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री पे है, अब यहाँ पे ये 60 डिग्री पे है, तो जाहिर सा बात है उसका वैल्यू इससे कम होगा, और है भी। और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और कम होगा, और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और कम होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3, अगर ऐसा रहता, ये है 5 और ये है 10, ये 90 डिग्री है, और अब इन दोनों इसका रिजल्टेंट निकाला जाए r, और ये है 5, दोनों निकाला जाए तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और cos 90 0 होता है, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज √125। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। देख लीजिए उससे कम है कि नहीं, फिर और कम हो गया, √175 था, अब √125 हो गया, तो और तो घट ही गया ना, ठीक है। सो ये कंडीशन, ओके, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया आपका √125। हाँ, अब अगर फाई निकालना है तो tan फाई क्या हो जाएगा, किसके साथ है, 5 के साथ है, तो 10 के साथ लेना पड़ेगा sin cos। तो साइन ऊपर में होता है, हमेशा याद रखें, अपॉन 5 प्लस 10 cos π/2, ठीक है। अब π/2 तो cos π/2 तो 0 होता है ना, और ये 1 होता है, तो आगे 10 अपॉन 5 दैट इज 2, तो 5 कितना हो गया, tan इनवर्स 2। आंसर सिंपल। ठीक है, फिर आते हैं और बढ़ाते हैं इसको। एक 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये कहीं ना कहीं होगा r, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, एक चीज और आपको दिखाते हैं। यहां पे tan फाई कितना है, तो tan इनवर्स 2, देखते हैं वैल्यू कितना होता है। हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर है हमारे पास। मुझे कुछ दिखाना है आपको। यह है 63 डिग्री, 63 डिग्री, 63.43 है, अप्रोक्सीमेटली 63 डिग्री है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये फाई है 63 डिग्री, 63 डिग्री, ठीक। अच्छा, ये 63 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस 63 दैट इज 27 डिग्री, है ना। हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, हमको ये बताइए, ये जो r वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, किसके ज़्यादा करीब है, 10 के ज़्यादा करीब है या 5 के ज़्यादा करीब है, 10 के ज़्यादा करीब है। और ये होना ही है, रिजल्टेंट हमेशा जो बड़ा मैग्नीट्यूड होता है ना, उसी के पास में होता है, याद रखिएगा। रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले मैग्नीट्यूड के पास में होता है। देख लीजिए, यहाँ 27 डिग्री इसके ज़्यादा पास में है। अगर हम यहाँ चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं। देखिए, पहले तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या होगा, √100
ए स्क्वायर, पहले निकाल लेते डायरेक्ट, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 डिग्री क्या होता है? 25 प्लस 100 प्लस 10 × 50 दूना 100 और कॉस 120 डिग्री क्या होता है? कॉस 120 होता है कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस 30 कितना हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, आपको निकालना मैंने सिखाया है कॉस, इसको कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 90 है तो चेंज होगा साइन 30, और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में और यहाँ है कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, तो ये होगा माइनस, दैट इज -1/2 इंटू -1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 125 माइनस 50, 2 से 100 बार ये हो जाएगा कितना? 50, तो -50, तो कितना हो गया? माइनस ये 75, यस, √75। और अगर 10 की बात करें, 5 की बात करें, सो दिस इज 5, तो 5 किसके साथ में है? 5 किसके साथ में है? इसके साथ में है, 5 के साथ में, तो हम 10 का दे दीजिए, जरा बॉटल दे दीजिएगा। 10 5 कितना हो जाएगा? 10 5 हो जाएगा आपका 10 साइन 120 अपॉन 5 प्लस 10 कॉस 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 120 कितना? साइन 90 प्लस 30, तो कॉस 30 दैट √3/2, तो 10 इंटू √3/2, और वो प्लस में ही होगा क्योंकि साइन है ना, और 5 प्लस 10 इंटू -1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 - 5 मतलब 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, यानी कि 10 5 कितना हो गया? 10 5 इज इन्फिनिटी, और ये कितना होता है इन्फिनिटी? π/2। अब देख लीजिएगा 10 5 इन्फिनिटी कब होता है? π/2 पे, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है बेसिकली कैसा है मैं दिखा देता हूं आपको। ये ऐसा, ये है रिजल्टेंट π/2। ठीक है, अगर ये π/2 है तो यहां से कितना है? 30 डिग्री। देखिए पास किसके है? 5, ये रिजल्टेंट जो है वो पास किसके है? 5 के कि 10 के? तो आंसर है 10 के। तो बड़े वाले मैग्नीट्यूड के पास में ही रिजल्टेंट होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर हम ऐसा करें, यह है 10 और ये है 5, ठीक है, अब इन दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री। थीटा कितना है? 180 डिग्री, मतलब पाई है ना, पाई रेडियन। तो ये तो मिनिमम का केस है ना, तो इस केस में क्या होगा? आर मिनिमम दैट इज a - b, यानी कि 10 - 5 दैट इज 5। 5 किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 5। ये याद रखिएगा, देख लीजिए 10 में से 5 गया। ठीक है, अच्छा इसका ये फाई कितना है? जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ है? इसी तरफ है ना, तो इससे इसका एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 5, मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 15। 5 और 15 के बीच में ही लाई किया है ये। ठीक है, और रिजल्टेंट किसके तरफ होगा? 10 की तरफ कि 5 की तरफ? तो 10 की तरफ। आई बात समझ में? ये देखने का तरीका है, लिख लीजिए। चलिए अगर हम इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो भी देखा जा सकता है। देखिए मैं इन सारे प्रॉब्लम को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं हम आपको। ये है 5 और ये है 10, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा? इसी लाइन में आएगा 15। ठीक है, 15 ऐसे शो करेंगे। ये 5 है ना और ये 10 है, इसका समेशन 15 होगा। ठीक है, और इसका जो ये रिजल्टेंट है इससे कितने एंगल पे है? तो 50। ठीक, दूसरे केस में 60 लिए थे ना,
ये 5, ये 10, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था 60 डिग्री। तो ये था रिजल्टेंट, था ना। और ये कितना था √175। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, इससे आप ओवरव्यू कर सकते हो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा किसका मैग्नीट्यूड कम होगा। देखिए उसके बाद हम क्या लिए थे, ये लिए थे 5 और ये लिए थे 10। तो ये आया था इसका मैग्नीट्यूड, √125। जरा ध्यान से देखिए, ये बड़ा अगर हम सेम लेंथ में अगर लें तो आपको समझ में आएगा। ये 5 और ये 10, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, तो देख के ही पता कर सकते हो कि इसका लेंथ बड़ा है। ठीक है, अगर ये 120 होता, ये देखिए इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। ये वो इसका रिजल्ट है। अब बताओ ये बड़ा या ये बड़ा। ये आया था √100 कितना आया था 75 आया था। देख लीजिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन से भी आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा है, इसका लेंथ इससे छोटा है और इसका लेंथ सबसे छोटा है। ठीक है, और एक और केस है ये वाला, मतलब हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, इन तीनों कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये देखा जाए 10 और ये 5, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट को आप यहां दिखाइए। ठीक है, ये वो सब एक्चुअली मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा वो है, बट इन तीनों में आप कंपेयर कर सकते हो कौन सबसे छोटा है, तो ये वाला सबसे छोटा है। ठीक है, तो थीटा अगर 0 से लेकर 180 तक बढ़ता है, ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता है। और 180 से फिर 0 की तरफ बढ़ता है तो वेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। आप रख के देख सकते हो आगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए सारी बात, इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ बातें और हैं जो ध्यान देने लायक है, वो भी देख लीजिए, जो याद रखिएगा तो फायदा होगा, क्योंकि कई बार सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। देखिए क्या है, देखिए दो इक्वल वेक्टर, ये बहुत पूछा जाता है। इक्वल वेक्टर अगर मान लो ये 10 है, ठीक है, और ये भी 10 है, मान लो कि ये भी 10 है, ठीक है, और इन दोनों में 60 डिग्री का एंगल है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 10 60 डिग्री, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60। कॉस 60 से ये 2 चला जाएगा, 1/2 होता है ना, तो ये 10 स्क्वायर ये भी हो गया। तो कै को 10 स्क्वायर है, दैट इज √3 इंटू 10 स्क्वायर। 10 बाहर ले लीजिए, 10√3। ये वैल्यू याद रखिए, ये होता है 10√3। कोई भी इक्वल वेक्टर के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, √3 टाइम्स कोई भी एक वैल्यू। अगर 10 और 10 को जोड़ रहे हैं, दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो हमको ये बात समझ में आ जाना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 10√3 होगा। बस एक तो ये ले लीजिए और √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम सफिशिएंट। अब बताओ ये फाई कितना होगा, बुद्धि से बताओ। दोनों में से बड़ा कौन है, सर दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो ये 60 है तो ये 30 होगा। दोनों की तरफ इक्वल रुझान होगा इसका। अब निकाल के देखना चाहते हैं, निकाल के देख लीजिए। 10 फाई 10 के साथ है तो वो वाला 10 ले लीजिए, इसमें कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 sin 60 अपॉन 10 प्लस 10 cos
60, ठीक है। तो ये 10 sin 60 कितना हो गया, sin 3/2 हो जाएगा 5√3 और प्लस 10 इंटू cos 6 दैट इज 5, ये हो गया √3, 5√3 अपॉन 15, तो 5 या 15, दिस इज 1/√3। 1/√3 कब होता है, ये कब होता है, ये सौभाग्य प्राप्त होता है 30 डिग्री पे, देख लीजिए आगे, वहाँ नहीं था, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 कि अगर कोई दो वेक्टर है इक्वल वेक्टर 10 10, दोनों ऐसे हैं, मतलब 90 डिग्री पे हैं, टेन 10, ठीक है, और ये π/2 है, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये होगा 10√2। अब करके देख लीजिए ना, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू cos 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा, एंड दैट इज 2 इंटू 10 दैट इज 10√2, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये दो वेक्टर, ये समेशन 10√2। तो अगर दोनों के बीच में दो इक्वल वेक्टर्स है, अगर दोनों के बीच में π/2 बन रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10√2। आपको √2 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले कि फाई कितना होगा, 45, दोनों बराबर ही है ना, ठीक है, सिंपल। तो सिंपल केसेस है। अगर तीसरा केस क्या है जो याद रखने वाला है, अगर दोनों के बीच में 120 डिग्री है, 10 10, ठीक है, 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10, ये 10, ये एंगल कितना, 120, ठीक है। तो जो इसका समेशन होगा वो क्या, ये होगा, ठीक है। और ये कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये उतना ही हो जाता है, कैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 होता है -1/2, सो ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और ये cos 1/2 -1/2 होता है, तो 2 से 2 कटेगा और माइनस आ जाएगा, तो -10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और √10 स्क्वायर, तो आंसर इज 10। तो अगर 120 डिग्री है तो सीधा का सीधा उतना ही उतर जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 ही होगा, ठीक है। और आप जुगाड़ से भी निकाल सकते हैं, तो ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60, ये दोनों इक्वल है, तो जाहिर सा बात ये भी 60-60 ही होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की ये फाई कितना होगा, 60 डिग्री। सिंपल है, ये 3 केसेस आपको ध्यान रखने हैं जिससे कि सवाल जल्दी सॉल्व हो। अगर ऐसा केस हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। लिखिए इसको, तो इस तरीके से वेक्टर को जोड़ना हम लोग सीखे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से, ठीक है। चलिए, ये होता है यहाँ पे एडिशन। अच्छा, कुछ और चीज़ लिख लीजिए, अब लिखेंगे नोट में, नोट, अब नोट उतारेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर,
ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है, तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो है इसका वो है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको देख भी सकते हो। सपोज इफ दिस इज ए वेक्टर, और वो क्या कहता है मैं बताता हूँ, ये है क्या आपको पता भी हो, पहले बचपन में पढ़े भी हो गए, दैट इज बी माइनस ए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। इफ ए वेक्टर एंड इफ इट इज बी वेक्टर, दिस इज व्हाट ए प्लस बी। पहली बात तो ये तो समझ में आया आपको, दिस इज हमने क्या करा, सॉरी बी प्लस ए, हमने क्या करा ए प्लस बी करा। अब हम लोग क्या करना है बी प्लस ए, तो अब बी प्लस ए करिए और देखिए हम कैसे शो करते हैं। अगर हमको बी पहले ड्रॉ करना है तो बी को हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके पैरेलल ये, दिस इज बी। ठीक है, और बी में जोड़ना है ए, तो ए ये है ना, ये ऐसा जोड़ दीजिए। दिस इज ए, ठीक है। अब दिस इज बी प्लस ए, so you can see if this is parallel to this and this is parallel to this, then this would be parallel to this। ठीक है, और इस दोनों का डायरेक्शन भी देखिए इधर ही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों का लेंथ भी बराबर है। लेंथ तो बराबर होना ही है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी दोनों का बराबर है, ये इधर है और ये भी इधर ही है, यानी कि दोनों वेक्टर बराबर है। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन दैट इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आफ्टर दैट एक और सिंपल, ये तो समझ में आ जाता है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो इट इज व्हाट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है, तो इट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये देखा भी जा सकता है। ठीक है, सो यू कैन सी दिस, राइट इट डाउन। लिख लीजिए इसको। ये है एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आपको ये सारी बातें समझ आनी चाहिए। अच्छा, नोट में एक लाइन और लिखें, वो एडिशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से नहीं है, मतलब ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वेक्टर्स के बारे में ही लिखना है, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपको बता दें। आई थिंक आपने ये नोट कर लिया, कर लीजिए पॉज करके। चलिए, तो देखते हैं उसको। एक और अलग पॉइंट क्या है कि मिनिमम नंबर नहीं, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर that must be coplanar, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होंगे, उसका मैक्सिमम नंबर क्या है? तो आंसर है 3। मैं बताता हूं, ये एक वेक्टर मान लो, तो ये तो एक ही प्लेन में होगा। एक प्लेन मतलब क्या, हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक प्लेन है, आप समझ सकते हैं ऐसे। 2 वेक्टर, ये भी तो एक ही प्लेन में होगा ना। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा कि सर हम एक काम करते हैं, इसको इसमें रखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये भी तो बेटा एक ही प्लेन है ना। अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये दोनों मिला के ये भी तो एक ही प्लेन है ना। 2 वेक्टर मिला के आपको एक ही प्लेन आता है। ठीक है, अच्छा,
मान लीजिए 3 वेक्टर है, ठीक है, ये भी एक ही प्लेन में होगा। आप चाह के भी इसको अलग प्लेन में नहीं कर सकते अगर तीनों मिला हुआ है, ठीक है ना। मैं क्लोज्ड वेक्टर, अगर हम क्लोज्ड वेक्टर की बात करें तो एक तो ये तो समझ में आता है ये दोनों तो प्लेन में, अगर क्लोज्ड वेक्टर की बात करें तो ये देख लीजिए, क्लोज्ड वेक्टर की बात करें ये देखिए। आप चाह के भी इसको अलग प्लेन में नहीं कर सकते हैं, आप सोच के देख लीजिए, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 4 होता, अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, हम चाहते हैं तो एक वेक्टर यहाँ कर देते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं, तो ये एक प्लेन में नहीं है, ये अलग अलग प्लेन में है। देख लीजिए ये 3D फिगर है ये, है ना। तो ये और 4 वेक्टर मतलब हो सकता है कोप्लेनर, मैं ये नहीं कह सकता नहीं हो सकता। दैट मस्ट बी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी। हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर है और वो क्लोज्ड है तो वो कोप्लेनर ही होगा, ठीक है। 4 वेक्टर है और क्लोज्ड है तो इट मे बी कोप्लेनर, इट मे नॉट बी कोप्लेनर। देखिए ना यहाँ पे 1 2 तीसरे वेक्टर को ऐसे कर दे, चौथे वेक्टर को ऐसे ज्वाइन कर दे, तो ये कोप्लेनर नहीं हो सकता है। हो भी सकता है अगर हम चारों वेक्टर को इसी प्लेन में बना देते हैं, ये लो सी वेक्टर ये हो गया कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये ए है ये बी है तो आपको जोड़ना अगर है तो आपको इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। आप किसी और प्लेन में जाके इसको नहीं जोड़ सकते। सो आई थिंक इट इज क्लियर। ओके चलिए, अब आते हैं दोस्तों सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसको देखने से पहले मैं आपको एक बात पूछूं, सपोज इफ इट इज ए वेक्टर, तो ये क्या है, ये बराबर, ये पैरेलल भी है और बराबर भी है मैग्नीट्यूड में, इसको क्या लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर। याद रखिए उल्टा है ना, माइनस तो डायरेक्शन को ही शो करता है कि इफ आई हैव टेकन दिस टू बी पॉजिटिव देन दिस इज नेगेटिव, ओके। इसी जुगाड़ से हमको सब्ट्रैक्शन समझना है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसको अगर लिखना हो तो। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सपोज सी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले दिमाग लगाइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज इफ दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, इफ दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो हमको जोड़ना किस में, ए में और माइनस बी में। तो ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। नाउ ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी। लिख लीजिए, जुगाड़ से करेंगे भाई साहब। ठीक है, अच्छा इसका और इसके मैग्नीट्यूड में क्या अंतर आएगा, कुछ नहीं, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर, खाली डायरेक्शन उल्टा है। अगर a प्लस बी का समेशन ये है तो a माइनस बी ये होगा, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए कुछ चीज और देख लेते हैं। इसमें अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाया जाए, अगर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो कितना होगा, क्या होगा, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। देखिए
सपोज इफ दिस इज ए वेक्टर, इफ दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा थीटा मान लीजिए। तो मुझे तो इस वेक्टर से लेना देना नहीं है ना, मुझे तो इस वेक्टर से लेना देना है, दिस इज माइनस बी, जिसका मैग्नीट्यूड अब भी क्या होगा बी। लेकिन ए और बी में एंगल कितना है थीटा, ए और माइनस बी में कितना है दिस इज 180 माइनस थीटा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, इस पे रख देना है। ठीक है, और ये होगा आपका a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा, सपोज वो c का मैग्नीट्यूड है, तो c का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको भी रिजल्टेंट ही बोलते हैं। क्यों रिजल्टेंट बोलते हैं, है तो एडिशन ही ना, है तो एडिशन ही ना, ठीक है। सो c वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ कॉस क्या लेंगे, कॉस कौन सा एंगल, तो 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और अगर मुझे एंगल चाहिए, सपोज दिस इज फाई, तो tan फाई क्या है, tan फाई किसके साथ है, a के साथ है, तो मुझे किसका लेना पड़ेगा b का, तो दैट इज b साइन 180 माइनस थीटा एंड a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा, दिस वन, ठीक है। और अगर थीटा के टर्म्स में लेना, अगर मतलब 180 माइनस थीटा ने थीटा के टर्म्स में लिखोगे कोई बात नहीं, उसको तोड़ दो, दैट इज b साइन थीटा, ये तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, एंड दिस इज a माइनस बी कॉस थीटा, दिस, ठीक है, देख लीजिए। अगर कोई दो वेक्टर उसको जोड़ना है तो पैरेलल नंबर से क्या आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर उसको घटाना है तो क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल 1, इस केस में एग्जाम्पल 1, ठीक है। सपोज इफ इट इज 5, इफ इट इज 10 एंड देयर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो हम आपको बोले कि इन दोनों को जोड़ के बताइए, यानी कि सपोज इफ ए वेक्टर दिस वन, ठीक है, तो हम आपको बोले फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सपोज दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर, सपोज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्या ले लेंगे सीधा, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60, ठीक है। ये से ये खत्म हुआ, ठीक है, दैट इज व्हाट 125 माइनस 50 रूट अंडर 75, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 75 रूट अंडर 75, और ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम इसके फाई की बात करें, सपोज पहले तो रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे इसको, ये है 5 और ये है 10, तो मुझे इसके बीच में चाहिए ना। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए, ये कुछ नहीं, इसका सीधा है भाई साहब,
रुको 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 रुको, ये है 5 और ये है 10, ठीक है। तो इसके पीछे लेना पड़ेगा, दिस इज 10, मैग्नीट्यूड इसका 10 ही होगा ना, बट ये क्या है माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आया है, अच्छा किसके करीब होगा, इसी के करीब होगा, याद रखिएगा ये चीज। मैग्नीट्यूड कितना है √75, ठीक है। अब मुझे फाई चाहिए, तो फाई इससे लेना है अगर, तो वो इसका कहानी लेना पड़ेगा। सो tan फाई इज इक्वल टू 5 से है तो 10 का लेना पड़ेगा, 10 इंटू साइन, अच्छा कौन सा एंगल, ध्यान से देखिए कौन सा एंगल, 10 याद करिए, माइनस वाला 10 साइन 60 अपॉन 5 माइनस 10 कॉस 60, भाई साहब ठीक है ना, याद करो, अभी करवाया है। सो tan फाई इज हाउ मच, tan फाई इज हाउ मच, ये तो cos 60 ये इन्फिनिटी हो गया, यानी फाई इज व्हाट 90 डिग्री, कोई बात नहीं है, फाई क्या आएगा 90 डिग्री, मतलब अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये दिस इज, ये जो फाई आया है आपका, दिस इज फाई बाई 2, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको आते हैं एग्जाम्स वगैरह में। चलिए लिख लीजिए, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, अब कुछ ना डायरेक्शंस की बात करते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लिखते हैं, आपको आना चाहिए ये चीज़, ठीक है। आप सबसे पहले ये कर लीजिए, और ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, और इस तरफ अपना मुंह कर लीजिए, क्योंकि सूर्य इधर से निकलता है, हाथ ये राइट दाहिना हाथ है तो ये दक्षिण होगा, यानी कि साउथ, और ये नॉर्थ। मुझे ऐसे ही याद रहता है, आपको भी ऐसे याद रखना है तो रख सकते हैं। ये होता है डायरेक्शन बनाने का तरीका, या फिर जो आपको आता है वो भी सही है, बनना सही चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ये तो डायरेक्शंस हो गए। अब कई बार क्या होता है ना कि मतलब जो एंगल दिया रहता है, ये जैसे ये कौन सा एंगल है, सपोज इफ इट इज 45 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन की बात करें, अगर ये 45 डिग्री पे है, तो सवाल में क्या लिखा रहेगा, नॉर्थ वेस्ट। अगर ये 45 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, या वेस्ट साउथ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिया हुआ है और ये 45 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, लिख लीजिए। ठीक है, ये पहला, ये डायरेक्शंस याद होना चाहिए आपको, कई बार सवाल सीधा डायरेक्शन से ही आता है आपको। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर ये 30 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, तो मेरी बात सुनिए, इसको बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ किसका, ईस्ट का। ये लिखने का तरीका है, याद रखिए, दिस इज कॉल्ड 30 डिग्री नॉर्थ। कहां से, ईस्ट से। 30 डिग्री नॉर्थ कहां से, ईस्ट से, दैट इज वाई इट इज गिवन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अगर सपोज करो कोई और भी रैंडम ले लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, रैंडम है, क्या बोलेंगे इसको, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट।
वेस्ट से साउथ चलना है कितना, 30 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बात आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए एक और करते हैं इसमें, आप लिख लीजिए इसको, और करते हैं। जैसे मान लो कि हमको रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले तो ये बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। 30 डिग्री वेस्ट जाना है किसके, नॉर्थ के, 30 डिग्री वेस्ट जाना है किसके, नॉर्थ के, ये ठीक है। या इसको हम एक और चीज भी तो बोल सकते हैं ना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको आप यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डाल दीजिए 60 डिग्री। समझने का तरीका है, ठीक है, ये सब याद रखें, ये सब पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, काफी अच्छा सवाल है, करते हैं एक सवाल। चलिए एक सवाल करते हैं। एग्जाम्पल कोई भी कर लीजिए, 1 ही कर लीजिए, ठीक है। अ बाइक इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर, चलिए 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, towards east and take sharp right without changing its speed, मतलब 40 का 40 ही है, without changing its speed, what is its change, in speed and velocity? स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? तो देखिए सवाल करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड। तो सवाल क्या है इसमें, मतलब कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कुछ, देखिए ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। तो पहले तो चल रहा था ये ईस्ट, ठीक है, मान लीजिए v1 जो वेलोसिटी 1 है वो इस तरफ है, दैट इज हाउ मच, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर ये अपने राइट मुड़ गया, इसका v2, इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सवाल पूछा जाता है, सवाल क्या पूछा गया, चेंज इन स्पीड, मैग्नीट्यूड में क्या अंतर आया है, ये बोला हुआ है टुवर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, स्पीड को कोई चेंज किया ही नहीं गया है। तो इसका आंसर चेंज इन स्पीड कितना हुआ, चेंज इन स्पीड 0, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा चेंज इन वेलोसिटी कितना है, क्या ये 0 है, नहीं, कई बच्चे इसमें 0 बोलते हैं, बट ये 0 नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी में सबसे पहली बात, अगर सिर्फ चेंज दिया हुआ है तो क्या करना है इसमें, v2 माइनस v1 करना है कि v1 माइनस v2 करना है। एक चीज कन्वेंशन याद रखिए, कभी भी कोई चेंज पूछता है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है।
तो ये इनिशियली ये फाइनल है, तो मुझे v2 माइनस v1 करना है। तो ध्यान देखिएगा वो कितना होगा और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सो वो क्या हो जाएगा, दैट इज v2 माइनस v1। अब इसको कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूँ, समझे यहाँ पे। तो v2 माइनस v1 करना है, आपको ध्यान किस पे देना है, तो v2 प्लस माइनस v1 इस पे ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये v2 है तो इसको हम यहां भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेलली, मैंने आपको पहले भी बताया है। दिस इज v2, ठीक है। और v1 जो है उसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस v1 करने पे आपका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। और इसका भी उतना ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो सर ये 40√2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्शन की बात करी जाए तो कितना होगा, तो ये तो सर 45 डिग्री है, तो ये क्या है, ये है साउथ और ये है वेस्ट। क्या है ये, साउथ वेस्ट। तो व्हाट इज इट्स आंसर, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1, दैट इज 40√2 टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो ऐसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें और आप कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ सवाल है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। हम आपको ना ये जितने बेसिक्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैंने आपको बता दिए। हम ना एक शीट डालेंगे आपके ऐप पे, ठीक है, और आपके इस पे भी डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐप पे चेक कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। एक वेक्टर का शीट देंगे तो उसमें आपको ये सब बनाना होगा, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होंगे, आप करिए, ठीक है। तब तक के लिए इसको रहने देते हैं, थैंक यू।